हेलो फ्रेंड, मैं हूं अमन कुमार श्रीवास्तव और आपका मेरे यूट्यूब चैनल व्योमयात्री पे स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में नासा के अपकमिंग मार्स मिशंस के बारे में, जो कि अब लॉन्चिंग के बेहद करीब है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सोचे, हम बात करने जा रहे हैं नासा के मार्स 2020 रोवर मिशन के बारे में, जिसको अब नया नाम दे दिया गया है प्रिजर्वेंस। अब इसके लॉन्चिंग काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि नासा ऑफिसर्स ने ये जानकारी दी है कि पेंडेमिक की वजह से इस मिशन में किसी भी प्रकार का डिले नहीं है, और जो लॉन्च विंडो उन्होंने इसके लॉन्चिंग के लिए तय किया था, जो कि जुलाई 17 से लेकर अगस्त 11 के बीच में था, ये उसी लॉन्च विंडो के बीच में ही इस मिशन को लॉन्च करेंगे। और जहाँ तक रिपोर्ट की माने 20 जुलाई को इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। इसकी लॉन्चिंग यूएलए के एटलस 5 रॉकेट से की जानी है, जिसके लिए यूएलए प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका है। तो यूएलए किस प्रकार की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका है या किस प्रकार की प्रिपरेशन यूएलए में चल रही है इस मिशन को लेके, वो मैं आपको इस वीडियो के सबसे लास्ट में दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको रोवर के मिशन ऑब्जेक्टिव के बारे में बताना चाहूँगा कि इस रोवर का वहाँ पे क्या मिशन ऑब्जेक्टिव है और ये ह्यूमन मास एक्सप्लोरेशन नज़रिए से कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन करने जा रहा है जो कि फ्यूचर ह्यूमन मास एक्सप्लोरेशन के लिए बेहद ज़रूरी है और बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं आने वाले फ्यूचर ह्यूमन मास एक्सप्लोरेशन में। इसके अलावा इसमें किस प्रकार के इक्विपमेंट्स लगे हैं और उनका क्या यूज़ है, और वो किस प्रकार की एनालिसिस और किस प्रकार से डाटा हमें मास से प्रोवाइड कराने वाले हैं नासा को, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। बात सन 2012 की, जब क्यूरियोसिटी रोवर को नासा ने धरती से रवाना किया था मार्स के लिए। वहाँ पर सक्सेसफुली लैंड होने के बाद से अब तक क्यूरियोसिटी रोवर नासा का सबसे एडवांस और हाईटेक मिशन रहा। वहाँ पे सक्सेसफुली लैंड होने के बाद से ही क्यूरियोसिटी ने नासा को डेली काफ़ी सारी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन लगातार पहुँचाई है मार्स की। बाद अब नासा लौट आया है करीब 8 साल बाद एक और नए मिशन के साथ, एक और नए एम्बिशियस मिशन के साथ, जो कि है मार्स 2020 रोवर मिशन, जिसे अब नया नाम दिया गया है प्रिजर्वेंस रोवर। बात की जाए इस रोवर मिशन की, तो ये वहाँ पे 2 टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन करने वाला है, जिसमें से एक है मॉक्सी, दूसरा है मार्स हेलीकॉप्टर मिशन। इसके अलावा इसमें और भी मॉक्सी के अलावा भी 6 ऐसे और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि वहाँ पर बेहद ही डिटेल एनालिसिस करेंगे मार्स की, और जो कि डाटा वहाँ से फिर मार्स से नासा को प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे पहले हम इस मिशंस के रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट और टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन देखने से पहले हम रोवर्स की कुछ टेस्टिंग देखते हैं, जिससे किसी भी रोवर को गुजरना पड़ता है जब भी वो मार्स के लिए लॉन्च होने वाला होता है। तो चलिए देखते हैं वो ऐसे कौन कौन सी टेस्टिंग्स हैं जिसे रोवर को सक्सेसफुली कंडक्ट करनी होती हैं। तो अब अगर बात की जाए प्रिजर्वेंस रोवर की टेस्टिंग की, तो इस रोवर को बहुत ही वेरियस टाइप्स के टेस्ट से गुजरना पड़ा था, जो कि सितंबर से लेकर दिसंबर 2019 के बीच में इसके कंडक्ट किए गए थे, और इसने सभी टेस्ट को सक्सेसफुली पास किया था। सबसे पहले टेस्ट की बात की जाए तो स्पिन टेस्ट होता है, जिसमें कि रोवर को पूरी तरह से स्पिन कराया जाता है 360 डिग्री और उसकी परफॉर्मेंस की जाती है। इसके बाद इसका लैंडर के साथ सिमुलेशन किया जाता है टेस्ट का, कि लैंडिंग टाइप पे जिस आपके जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी इसे रास्ते में, ये उन्हें टैकल करने में सक्सेसफुली होगा कि नहीं होगा। तो उन सभी टेस्ट में ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा। उसमें कुछ टेस्ट जैसे सेक टेस्ट होते हैं, जिसमें पूरी तरीके से रोवर को सेक किया जाता है। उसके बाद इसकी मोबिलिटी डेवलपमेंट टेस्ट की जाती है कि जब इसको स्काई क्रेन से उतारा जाएगा तो इसके सभी व्हील्स, सभी से कंपोनेंट मोबाइल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इन सब टेस्टिंग के बाद इसकी और भी कुछ टेस्टिंग की जाती हैं, जैसे कि इसे टेस्ट स्टैंड पे खड़ा किया जाता है, जिससे कि देखा जाए कि जब स्काई क्रेन से उतरेगा तो फिर ये वहाँ पे स्मूथली स्टैंड करेगा कि नहीं करेगा। इसके स्टैंडिंग टेस्ट को देखने के बाद फिर इसे चैम्बर में डाला जाता है, जहाँ पे इस पर वेरियस काइंड्स ऑफ मार्स के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग कुछ टेस्ट किए जाते हैं। जैसे कि उसमें सबसे पहले का था सोलर टेस्ट, जिसमें कि इसको सनलाइट के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएगा और उतनी इलेक्ट्रिसिटी पर इसका कैसा परफॉर्मेंस रहेगा। इस टेस्ट को करने के बाद फिर इसे एक वैक्यूम चैम्बर में डाला जाता है, जैसा कि हीट शील्ड में ये रहेगा। तो जब वैक्यूम चैम्बर में इस पर थर्मल वैक्यूम टेस्ट किया जाता है, जिससे हीट शील्ड से जब ये लैंडिंग की तरफ बढ़ेगा तो उस टाइम पे आने वाले टेम्परेचर में वेरिएशंस को ये झेल पाएगा कि नहीं पाएगा। इसके अलावा इस मिशन का ऑब्जेक्टिव के अराउंड कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि ड्रिलिंग और अदर चीज़ें, जो कि इसे वहाँ पे प्रोसीजर जो भी ये चीज़ वहाँ पे करेगा, उसके बाद उससे रिलेटेड जब सैंपल गैदर करेगा तो फिर इसका सैंपल के टेस्ट किया जाता है। जैसे देखा जाता है कि सैंपल को किस तरीके से कलेक्ट कर रहा है और उसे किस हिसाब से स्टोर कर रहा है। इन सभी टेस्टिंग से गुजरने के बाद एक रोवर को लॉन्च के लिए रेडी माना जाता है, और लास्ट में इसका जो टेस्ट होता है वो होता है ड्राइव टेस्ट, जिसमें इसके व्हील के पहले रोटेशन को चेक किया जाता है, जिससे पता चल सके इसके रास्ते में जितने प्रॉब्लम्स आएंगे उसे वो टैकल करने में सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, ताकि हमें ये श्योर कर सकें कि जो भी इसके पाथ में, इसके जर्नी में, पूरी इसके मिशन लाइफ में
जो भी ये पाथ से गुजरेगा, इसके रास्ते में आने वाले हर प्रकार के ऑब्स्टिकल को ये सक्सेसफुली क्लियर कर सकेगा। अब अगर बात की जाए इस रोवर की, तो इस रोवर पे वेरियस टेक्नोलॉजी का डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जाएगा, जिसमें से एक मॉक्सी है और दूसरी है मार्स हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मार्स हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन के बारे में। तो नासा ने कैसे हेलीकॉप्टर बनाने का ट्राई किया है जो कि मार्स एटमॉस्फेयर में उड़ने के काबिल बनेगा, क्योंकि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है इसके कंपेरिजन में मार्स का एटमॉस्फेयर 100% थिन है। ये करीब 1.02% अर्थ का एटमॉस्फेयर है। तो ऐसे में वहाँ पे किसी ड्रोन या हेलीकॉप्टर को उड़ाना अर्थ के कंपेरिजन में काफ़ी मुश्किल रहेगा। तो ऐसे में एक आर्टिफिशियल मार्सियन एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की ज़रूरत थी, जिसे नासा ने एक चैम्बर में क्रिएट किया और उसके अंदर एक हेलीकॉप्टर को उड़ाया, उसे डिमॉन्स्ट्रेट किया। तो अर्थ पे अब तक करीब इन्होंने सक्सेसफुली नासा ने ये चीज़ कंडक्ट कर ली है और अब बस इन्हें इस टेक्नोलॉजी को मार्स में प्रूव करना है कि हाँ, मार्स के एटमॉस्फेयर में भी नासा ड्रोन या हेलीकॉप्टर उड़ा सकता है, जिससे कि वह एरियल व्यू भी मार्स का ले सके और साथ साथ एरियल सर्वे के थ्रू मार्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सके नासा और भी डिटेल में। अब इस टाइप के डिमॉन्स्ट्रेशन की क्या ज़रूरत है? एक्चुअली में जो रोवर होते हैं उनकी स्पीड बहुत ही कम होती है, वो 1 से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, उनकी स्पीड सिर्फ इतनी ही होती है, 1 से 2 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ऐसे में इस प्रकार के एक्सप्लोजन की स्पीडअप करने के लिए हमें कुछ अदर चीज़ों की ज़रूरत है, अदर टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन की ज़रूरत है, जिसमें से कि नासा ने सोचा कि क्यों ना एक एरियल सर्वे टाइप का टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाए। इसलिए नासा ने इस मार्स टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन को कंडक्ट करने के लिए सोचा है, जो कि अब मार्स 2020 रोवर के साथ फ्लाई करेगा। उससे वहाँ पे रोवर एक परफेक्ट लोकेशन पाने के बाद उतार देगा और उससे कुछ दूर चला जाएगा, ताकि जब मार्स हेलीकॉप्टर डिमॉन्स्ट्रेशन उड़े तो उससे उठने वाली धूल रोवर के पास ना जाए और उससे रोवर को कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ऐसे में जब उससे काफ़ी दूर चला जाएगा, फिर बाद में मार्स हेलीकॉप्टर को एक्टिव किया जाएगा और वो उड़ने के बाद एरियल व्यू लेगा मार्स का और डाटा गैदर करेगा। अब अगर दोस्तों बात की जाए दूसरी टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन की, तो वो है मॉक्सी, जो कि नासा का एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन भी है, साथ साथ मार्स 2020 रोवर या परसेवरेंस रोवर कहें, उसका एक मेन इंस्ट्रूमेंट भी है 7 इंस्ट्रूमेंट में से। इस टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन में नासा मार्स के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2 को मॉक्सी के अंदर भेजेगा, जो कि एक इलेक्ट्रोलिसिस चैम्बर है, एक तरीके से एक इलेक्ट्रोलिसिस सिस्टम है, जिसमें कैथोड और एनोड की कुछ परतें हैं, जिसमें कि इसके साथ ही साथ उसमें कुछ अदर चैम्बर्स भी जुड़े हुए हैं, जैसे चैम्बर, ऑक्सीजन एक्सचेंज चैम्बर, और इन सभी चीज़ों को, इन सभी पूरे सिस्टम को एक गोल्डन बॉक्स में रखा गया है। क्योंकि जब इस गोल्डन बॉक्स में रखे इलेक्ट्रोलिसिस सिस्टम में जब ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाएगा मार्स के एटमॉस्फेयर में, तो जब इसके कैथोड एनोड के बीच में वोल्टेज को सप्लाई किया जाएगा तो इसका टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस तक राइज कर जाएगा, जिससे कि रोवर के अदर पार्ट डैमेज ना हो। इसलिए इसे गोल्डन बॉक्स में रखा जाएगा, क्योंकि उसकी इमिसिविटी बहुत ही लो होती है, जिससे कि अंदर चीज़ में टेम्परेचर इतना राइज नहीं करेगा, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई भी डैमेज रोवर के अदर सिस्टम्स को नहीं आएगा। बात की जाए फिर इस सिस्टम्स की, तो इस सिस्टम में एटमॉस्फेयर से CO2 जाएगा। सबसे पहले वो डस्ट चैम्बर से गुजरेगा, जहाँ से CO2 यानी कि एटमॉस्फेयर की एयर में प्रेजेंट डस्ट को अलग कर लिया जाएगा, क्योंकि अगर डस्ट CO2 के साथ उस सिस्टम में चली गई तो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में ये उसको इफेक्ट कर सकती है, उस एक्सपेरिमेंट को रूइन कर सकती है। तो ऐसे में इस चीज़ को सिक्योर किया जाएगा कि उसमें किसी प्रकार की डस्ट ना जाए। फिर उसमें प्योर CO2 जाएगा, जो कि 800 डिग्री सेल्सियस पे अपने मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा, कार्बन कैथोड की तरफ चला जाएगा, जबकि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एनोड की तरफ चले जाएंगे। फिर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जुड़ के O2 बनाएंगे और ये प्योर ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक्सचेंज चैम्बर से बाहर निकाल लिया जाएगा। ये अपने पूरे मिशन के दौरान सिर्फ 6 ग्राम ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सिर्फ 6 ग्राम ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा। और नासा इस पूरे मिशन को 2 महीने तक चलाने का सोच रहा है, और इस मिशन को वो अलग अलग टाइप की कंडीशंस में चलाना चाहता है, ताकि वो मॉक्सी का परफॉर्मेंस हर प्रकार की कंडीशंस में देख सके। बात की जाए इस एक्सपेरिमेंट की, तो ये एक्सपेरिमेंट फ्यूचर के मार्स ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एडिशनल ऑक्सीजन नहीं लेके जा सकते हैं अपने ब्रीदिंग के लिए या फिर और फ्यूल के लिए और अदर चीज़ के लिए, जैसे प्लांटेशन हो गया या वाटर बनाने के लिए। ऐसे में अगर हम वहाँ पे ही ऑक्सीजन क्रिएट कर सकें तो इस तरीके से हमें बहुत ही लेस ऑक्सीजन ले जाने की ज़रूरत रहेगी और हम उसके कंपेरिजन में मैक्सिमम कार्बो लेके जा सकते हैं। तो ऐसे में जब वहाँ पे हम ऑक्सीजन क्रिएट कर सकेंगे तो हम लाइफ साइकिल बढ़ा सकते हैं मिशंस की, जिससे कि हम ब्रीथ कर सकेंगे आसानी से। इसके अलावा वो ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे प्लांटेशन के लिए और कई सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए, और इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन को वो यूज वाटर बनाने के लिए भी कर सकते हैं, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो फ्यूल बनाने के लिए करेंगे, क्योंकि हमें पता है रॉकेट फ्यूल में ऑक्सीजन की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो ऐसे में जब एडिशनल फ्यूल यानी ऑक्सीजन ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंसानों को, तो वहीं से ऑक्सीजन क्रिएट करके वापस भी रिटर्न मिशन अपना कर सकेंगे। तो ऐसे में
मॉक्सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ मास हेलीकॉप्टर डिमॉन्स्ट्रेशन भी। इसके बात की जाए और भी इंस्ट्रूमेंट की, तो इसमें मॉक्सी के अलावा 6 और इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिसमें कि मैं आपको सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में एक एक करके जानकारी देता हूँ। सबसे पहले मैं जिस इंस्ट्रूमेंट की बात करने जा रहा हूँ अब, वो है मैस्टकैम जी। ये एक मल्टी स्पेक्ट्रल बाइनोकुलर इमेजर है, जो कि इसमें इतना फैंटास्टिक जूम कैपेबिलिटीज़ है कि ये बहुत ही अच्छे रेजोल्यूशन में इमेजेस ले सकता है। अब तक के प्रीवियस मिशन कंपेरिजन में काफ़ी बेहतर इमेजेस भी प्रोवाइड कराएगा नासा को। और बात की जाए इसकी अदर चीज़ों की, इसके अदर क्वालिटीज़ की, तो ये है कि ये 12 डिफरेंट वेवलेंथ में या कहें तो 12 डिफरेंट फिल्टर्स में इमेजेस ले सकता है, जिसकी वजह से मल्टी स्पेक्ट्रल या कहें मल्टी कलर इमेजेस कैप्चर करने में सक्सेसफुल होगा, जिससे हम वहाँ मार्स से आने वाले हर एक डाटा की डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए जूम कैपेबिलिटी की, तो उस कैमरा का एक नया फीचर है जो कि ये पॉसिबल बनाता है कि रैपिडली एक ट्रेन मॉडल बना सके, ताकि डिसाइड कर सके कि ये कौन सा पाथ है यूज़ करे अपने ट्रैवल के लिए, कि सबसे एफिशिएंटली ट्रैवल कर सके, सबसे लॉन्गर पाथ पर ट्रैवल कर सके, और साथ ही साथ सबसे सेफर पाथ भी ये चूज़ कर सके अपने पूरे मिशन लाइफ के दौरान। इससे इसके अलावा ये कुछ पैनोरमास और क्लोजअप लुक्स भी प्रोवाइड कराएगा नासा को। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे इंस्ट्रूमेंट्स में, जो इसमें यूज जानने वाला है मार्स 2020 रोवर में या जेनिस रोवर का है। इसमें एक होगा सुपर कैम। ये सुपर कैम एक लेजर इंड्यूस्ड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरह काम करेगा। इसका काम है रॉक पे लेज़र को टारगेट करना और फिर उस पोर्शन को आयनाइज करेगा, जिससे कि वहाँ पे एक प्लाज्मा क्रिएट हो जाएगा, और उस प्लाज्मा को ऑब्जर्व करके उसकी एनालिसिस करके ये बता सकेगा कि वो उसकी एलिमेंटल कंपोजिशन क्या है। और अगर बात की जाए इस सुपर कैम की, तो ये एज ए रमन स्पेक्ट्रोमीटर भी काम करेगा, इस प्लाज्मा में मौजूद मिनरल्स को भी आइडेंटिफाई कर सकेगा। इसके अलावा बात की जाए तो ये विजिबल और नियर IR स्पेक्ट्रोमीटर की तरह भी काम करेगा, जिससे कि उस मिनरल की कुछ और भी एनालिसिस कर सकेगा IR और विजिबल वेवलेंथ में। इसके अलावा एक छोटा सा टेलीस्कोप भी होगा, जो लेज़र को रॉक के किसी पॉइंट पे टारगेट करने में हेल्प करेगा, जिससे कि ये उसकी कंपोजिशन से इन्फॉर्मेशन दे सके, उसकी मिनरोलॉजी की इन्फॉर्मेशन दे सके। इसके साथ ही साथ ये एक डिसीजन भी ले सके कि इस रॉक की अब हमें एनालिसिस करनी चाहिए या नहीं, ये एनालिसिस करने लायक ठीक है या नहीं है। इसके अलावा ये उसमें मौजूद ऑर्गेनिज्म को भी डिटेक्ट कर सकता है। तो इन सभी के बेसिस पे रोवर ये डिसीजन लेगा कि क्या इस रॉक से सैंपल कलेक्ट करना है या नहीं करना है। अब अगर बात की जाए इसके चौथे इंस्ट्रूमेंट की, तो उसका नाम है मीडा, जो कि एक स्पेनिश कंट्रीब्यूशन है एक वेदर स्टेशन का। बेसिकली ये कुछ सेंसर्स का एक कंपोजिशन है, जिनका काम है वहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, इसके साथ ही साथ प्रेशर को नापना, उनके वेरिएशंस को नापना। इसके साथ ही साथ ये वहाँ के सराउंडिंग एनवायरनमेंट में मौजूद डस्ट को ऑब्जर्व करके उसको करेक्टराइज करने में भी एबल है। इसके साथ ही साथ इसका ये भी ऑब्जेक्टिव है कि ये वेदर वाइज मार्स का एक आइडियोलॉजी बनाए, जिससे कि हमें पता चल सके कि जो फ्यूचर में एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं उस हिसाब से हमें किस किस प्रकार की तैयारी करनी है, ताकि हम हेल्दी और सेफली फ्यूचर एक्सप्लोरेशन मार्स पर कर सकें। इसके साथ ही साथ ये मॉक्सी पे भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे एनालिसिस करेगा कि किस टाइप के वेदर कंडीशंस में मॉक्सी का कैसा परफॉर्मेंस है, या मॉक्सी के परफॉर्मेंस में किस टाइप का वेरिएशन आता है, कि वो दिन में कैसे काम करता है, रात में कैसे काम करता है, टेम्परेचर के वेरी होने के साथ मॉक्सी के इंस्ट्रूमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। इसके साथ ही अगर डस्टी इन्वायरमेंट है, यानी स्टॉर्म चल रहे हैं, जैसे स्टॉर्म चल रहे हैं, तो उस समय मॉक्सी कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। पाँचवां इंस्ट्रूमेंट जो कि इस रोवर में है उसका नाम है रिम्पैक्स। रिम्पैक्स एक्चुअली में एक ग्राउंड पेंटिंग रेडार है, जो कि करीब करीब आधा किलोमीटर तक सरफेस के बीनीथ में पेनिट्रेट कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये करीब करीब आधा किलोमीटर तक पेनिट्रेट कर सकता है सरफेस के अंदर, और इसका रिजोल्यूशन करीब करीब 5 से लेकर ये 20 सेंटीमीटर के बीच में ये पेनिट्रेट कर सकता है, जिससे कि इस मिशन की हेल्प के थ्रू हम पहली बार मार्स के सब सरफेस में देखेंगे, जिससे कि रोवर बेसिन के एक साइड पे इस सब सरफेस के स्टडी करने के बाद बेसिन के अदर साइड पे सब स्टडी करता है, तो वो एनालिसिस करके डाटा गैदर कर सकेगा कि क्या यहाँ पे जियोलॉजिकल यूनिट दोनों साइड सेम ही है, या अगर चेंज है तो क्या क्या चेंजेस मिलते हैं उसे। ये उन सभी चीज़ों को ट्रेस करेगा, और जो भी डाटा वो ऑब्जर्व करेगा वो उसे नासा को प्रोवाइड कराएगा। अब अगर बात की जाए इस मिशन के छठे इंस्ट्रूमेंट की, तो वो है उसका नाम है पिक्सेल। ये एक्चुअली में एक्सरे इंस्ट्रूमेंट है, जो कि थोड़ी बहुत वहाँ पे केमिस्ट्री करेगा, जो कि वहाँ पे उनकी एनालिसिस करेगा।
एक्चुअली में जिस भी रॉक की स्टडी करेगा ये उसका एक मैप बनाएगा उसके एलिमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये एक्चुअली में पहले उसकी इमेज लेगा और उस फिर इमेजेस को अलग अलग फिल्टर्स में देखेगा, फिर उनकी ये एक एलिमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन इमेज बनाएगा। इसके साथ ही साथ ये उसकी फाइन स्केल मिनरोलॉजी भी करेगा, जिससे कि ये उस पर देखेगा क्या उस पर कोई एक्शन हो रहा है। एक्शन होने का मतलब है कि ये उस पर देखना चाहता है कि क्या कोई माइक्रोबियल लाइफ मौजूद है या कभी हुआ करती थी। दोस्तों मैं यही आपको वीडियो शुरू में कह रहा था कि कैसे ये रोवर पता करेगा कि इस कभी मार्स पे लाइफ एग्जिस्ट करती थी या अभी भी करती है। तो इन सभी का जवाब देने का काम करेगा ये पिक्सल इंस्ट्रूमेंट। बात की जाए और इस चीज़ की तो ये माइक्रोबियल लाइफ को बहुत ही फाइन स्केल पे ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा ताकि ये कंफर्म कर सके मार्स पे कभी लाइफ थी या है या नहीं है। इसके बाद की जाए सातवें इंस्ट्रूमेंट की तो वो है सेलॉक। सेलॉक एक्चुअली में एक डीप यूवी रेमोल्यूसेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम है कि ये फाइन स्केल मिनरोलॉजी करे और उस मिनरल्स के होने वाले एनालिसिस को नासा को प्रोवाइड कराए। अगर साथ ही साथ वहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक्स भी प्रेजेंट है तो ये उसकी भी एनालिसिस करके नासा को प्रोवाइड कराएगा। अब आती है बात, हमने सभी इंस्ट्रूमेंट को जान लिया, तो बात ये है कि हर इंस्ट्रूमेंट्स में हमने देखा कि दो तीन इंस्ट्रूमेंट में एक ही चीज़ हो रही है, या तो मिनरोलॉजी स्टडी की जा रही है, ऑर्गेनिक्स देखे जा रहे हैं या एलिमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन देखे जा रहे हैं। तो जब एक इंस्ट्रूमेंट पे काम करे तो फिर हमने डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट क्यों उस पर नासा लगा रखे हैं। एक्चुअली में नासा हर प्रकार के वेवलेंथ में इन चीज़ों की स्टडी करना चाहता है ताकि वो हर एक डाटा को ओवरलैप करके सबसे बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट निकाल सके और सबसे बेस्ट वो उसके बारे में डाटा गैदर कर सके ताकि ह्यूमन मार्स एक्सप्लोरेशन में फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। क्योंकि नासा ये इंश्योर करना चाहता है कि वो मार्स के एटमॉस्फेयर से ज़्यादा आइडेंटिफाई हो सके ताकि उसे फ्यूचर के ह्यूमन मार्स एक्सप्लोरेशन में कम से कम दिक्कत आए। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा कि यूएलए इससे रिलेटेड कौन सी तैयारी कर रहा है और कितनी तैयारी कर चुका है इस मिशन से। क्योंकि इस बार नासा अपने इस मिशन को यूएलए के एटलस V541 रॉकेट से लॉन्च करेगा। तो इस बार वो अपने रॉकेट से इसे नहीं लॉन्च करने वाला है। तो यूएलए के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि वो मार्स 2020 रोवर मिशन परसेवरेंस रोवर को अपने रॉकेट से लॉन्च कर रहे हैं। बात की जाए इससे तैयारी से लिए तो यूएलए ने करीब करीब फर्स्ट स्टेज की वर्टिकल स्टैकिंग कर ली है। उन्होंने फर्स्ट स्टेज के बूस्टर को वर्टिकल स्टैक कर लिया है अपने लॉन्च कॉम्प्लेक्स में, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और जल्द ही आने वाले समय में अदर स्टेज को भी इस पर वर्टिकल स्टैक कर देंगे और उसके बाद उस पर्सी रोवर को भी स्टैक करेंगे। और फिर हम इंतजार कर रहे हैं 20 जुलाई का, जब पर्सी रोवर को इस वंडरफुल रॉकेट से रवाना किया जाएगा आज से मार्स के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक टू पर्सी फॉर दिस मार्स मिशन। और जहाँ तक उम्मीद है इसकी लैंडिंग की बात की जाए तो वो जेजेरो क्रेटर में होने वाला है, क्योंकि जेजेरो क्रेटर की स्टडी से पता चला है कि वहाँ पे कभी वाटर बॉडीज़ हुआ करती थी। इसके साथ ही ये भी ऑब्जर्व किया गया है कि जेजेरो क्रेटर के पास जो डेल्टा बने हैं कहीं ना कहीं इन्हीं वाटर बॉडीज़ के कारण बने हैं। तो इसलिए एक हिस्ट्री में मार्स के देखने के लिए जेजेरो क्रेटर को इस बार चूज़ किया गया है लैंडिंग साइट के तौर पर। और जो लैंडिंग साइट है वो अपने मेन गोल के पॉइंट से केवल 2.5 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे कि मार्स 2020 रोवर मिशन लैंड करेगा। एंड बेस्ट ऑफ लक टू नासा एंड बेस्ट ऑफ लक टू पर्सी फॉर हिज जर्नी। और दोस्तों आप जानते हैं कि मैं स्पेसएक्स से रिलेटेड भी जितने रिसेंट अपडेट्स होते हैं अपने इस चैनल पे लाता रहता हूँ, तो इसलिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।